दोस्तों, आज से हम लोग करेंगे 2023 का अनसॉल्व पेपर। तो हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि सबसे पहले हम लोगों को 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद 1 नंबर वाले, फिर 2 नंबर वाले, फिर 3 वाले, फिर 5 वाले। तो सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है वो है कि बीजांड का वह भाग, क्या, बीजांड का वह भाग जहां वृत्त जुड़ा होता है। होता है, ठीक। और इंग्लिश में देखें तो पॉइंट वेयर फ्यूनिकल इज अटैच्ड टू द ओव्यूल। पॉइंट वेयर फ्यूनिकल अटैच टू ओव्यूल, ठीक। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन है। पहला है माइक्रोपाइल, दूसरा है हाइलम, ठीक, दूसरा है हाइलम, और तीसरा है एक्सेल, ठीक। तो इसे समझने के लिए हम लोग एक फोटो लेते हैं, उससे देखते हैं। ठीक, तो ये हमारा माइक्रोपाइल है, ये, ठीक। और ये हमारा हाइलम है, ये है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल जो होता है वो क्या है, प्लेसेंटा से अटैच होता है। फ्यूनिकल प्लेसेंटा से अटैच होता है, और ओव्यूल क्या है, हाइलम से अटैच होते हैं। किससे होते हैं, हाइलम से अटैच होते हैं। और माइक्रोपाइल क्या है, एक स्मॉल ओपनिंग होती है, ठीक। यहाँ से क्या होता है, जो मेल गेमेट्स होते हैं वो अंदर जाते हैं और एक सेल को क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, ठीक। तो यह माइक्रोपाइल जो है, यहाँ से एक सेल, यानी कि जो एक सेल जो फर्टिलाइज होगी, ठीक। तो यहाँ से ही इस ओपनिंग से क्या करेंगे, गेमेट्स अंदर जाएंगे, और जाने के बाद क्या करेंगे, एक सेल को क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे और एम्ब्रियो बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो क्या होगा, हाइलम सही होगा। क्या होगा, हाइलम से होगा, क्योंकि ये किससे अटैच है, हाइलम से अटैच है। फ्यूनिकल से क्या है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, फ्यूनिकल से प्लेसेंटा के थ्रू क्या है, अटैच है, ठीक। तो जो आंसर सही होगा वो क्या होगा, हाइलम सही होगा, ठीक। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि टीबी के वैक्सीन को क्या कहते हैं। टीबी के वैक्सीन को क्या कहते हैं। टीबी के वैक्सीन को क्या कहते हैं, ठीक। इसमें भी 4 ऑप्शन है। पहला है BCG, दूसरा है OPV,
वी क्या है, पहला है बीसीजी, दूसरा है ओपीजी और तीसरा है क्या, तीसरा क्या है, कोवैक्सीन है और चौथा डीपीटी। चौथा क्या है, डीपीटी। ठीक, तो सबसे पहले जो हमारा आंसर सही है वो क्या है, बीसीजी है। क्या है, टीबी के वैक्सीन को क्या कहते हैं, बीसीजी। ठीक, बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होता है, जी, बेसाइल कालमेट ग्वेरिन। क्या होता है, बेसाइल कालमेट ग्वेरिन। ठीक, अब इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि टीबी कौन सी बीमारी, इससे कौन सा अंग हमारा क्या होता है, अफेक्टेड होता है और ये होता कैसे। तो सबसे पहली बात तो ये देख लें कि इसमें ये तीनों जो है, कई बार क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन से वायरल डिसीज़ हैं और कौन से क्या है, बैक्टीरियल डिसीज़ हैं। तो बीसीजी, ओपीवी और एक मिनट, बीसीजी, ओपीवी और डीपीटी, ये तीनों क्या है, बैक्टीरियल वैक्सीन है। क्या, बैक्टीरियल वैक्सीन है। डीपीटी से जो बीमारी होती है वो क्या होती है, डिप्थीरिया होती है। क्या होती है, डिप्थीरिया होती है। ओपीवी किसका वैक्सीन है, पोलियो का। और ये क्या है, टीबी का है। किसका है, टीबी का है। तो इसमें बीसीजी, ओपीवी और डिप्थीरिया, ये क्या है, तीनों क्या है, बैक्टीरियल है। क्या है, बैक्टीरियल है। जबकि कोवैक्सीन किसकी वैक्सीन है, कोरोना की वैक्सीन है। किसकी, कोरोना की वैक्सीन है। तो कोवैक्सीन क्या है, वायरल है। क्या है, कोवैक्सीन क्या है, वायरल है। कोवैक्सीन वायरल है। अब हम लोग ये समझते हैं कि वैक्सीन होती क्या है। असल में वैक्सीन जो होती हैं, चाहे वायरल हो या बैक्टीरियल हो, ये किया जाता है कि वैक्सीन में वो बीमारी जिस भी बैक्टीरिया या जिस भी वायरस से होती है, उस बैक्टीरिया या वायरस को डिसआर्म कर दिया जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया जाता है। इतना कि नियरली वो इतना हो जाता है कि आप ये समझ सकते हैं कि उसे मरने से थोड़ा सा केवल जिंदा रहता है। ठीक, और उसको क्या करते हैं, किसी ह्यूमन बॉडी में क्या करते हैं, जो भी आदमी उसकी वैक्सीन लेना चाहे उसमें क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। इंजेक्ट करने के बाद वो क्या करता है, हमारी बॉडी में एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होने के बाद हमारी इम्यूनिटी को पता चलता है कि हमारी बॉडी में कोई इनेमी आ गया, यानी कोई दुश्मन आ गया है। तो हमारी एंटीबॉडी क्या होती है, एक्टिवेट हो जाती हैं और उसके अगेंस्ट क्या करती हैं, प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करती हैं। इससे पहले कि वो वायरस या वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी को नुकसान कर पाए, हमारी एंटीबॉडी इतना एक्टिवेट हो जाती है कि उसको क्या करती थी, मार देती हैं। और उसकी मेमोरी सेल हमारी बॉडी में क्या है, हमेशा के लिए बनी रहती है। फिर वैसा वायरस जब भी हमारी बॉडी पे अटैक करता है, कभी भी अटैक करे, तो वो मेमोरी सेल उसे पहचानती हैं, पहचानने के बाद उसे क्या करती हैं, मार देती हैं। तो इस तरह से हमारी बॉडी में जो वैक्सीन होती है क्या करती है, उस जो भी बीमारी के लिए हम लोग वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं, उस बीमारी के खिलाफ क्या है, एक एंटीबॉडी तैयार करती है। एंटीबॉडी की क्या है, मेमोरी क्या है, इस्टेब्लिश कर लेती है या इस्टेब्लिश बना लेती है मेमोरी। और फिर उस मेमोरी को क्या है, जब भी वो बीमारी आती है हमारी बॉडी में, उससे लड़ने के लिए एक क्षमता डेवलप हो जाती है और ये एंटीबॉडी क्या करती हैं, उसे हमेशा के लिए इरेडिकेट कर देती हैं। अब हम ठीक, टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस। और ये होता किससे है, टीबी किससे होता है, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम क्या है, माइको बैक्टीरियम
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। किससे? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टीबी जो होती है वो किस बैक्टीरिया से होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होती है। इसके बाद जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, वो है कि भारत में रामदेव मिश्रा किसके जनक के रूप में जाने जाते हैं? भारत में रामदेव मिश्रा किसके जनक के रूप में जाने जाते हैं? भारत में रामदेव मिश्रा किसके जनक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक, भारत में रामदेव मिश्रा किसके जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन जो है वो क्या है? इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी। ठीक, दूसरा है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी। क्या है? दूसरा है जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी। और तीसरा क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। तीसरा क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी। ठीक, तो रामदेव मिश्रा हमारे यहाँ भारत में किसके लिए जाने जाते हैं? पारिस्थितिकी के लिए। क्या? इकोलॉजी के लिए। रामदेव मिश्रा किसके लिए जाने जाते हैं? इकोलॉजी के लिए। और अगर हम जेनेटिक्स की, भारत में रामदेव मिश्रा ने इकोलॉजी में काफ़ी काम किया। इन्होंने पहली बार इतने बड़े लेवल पर भारत के इन्वायरमेंट और यहाँ के जीव जंतुओं की कंपैरेटिव स्टडी की। इन्होंने पहली बार BHU यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या किया? जैव प्रौद्योगिकी इकोलॉजी को क्या किया? एक एज ए कोर्स इस्टेब्लिश किया। किसमें? PG में। ठीक, और बाकी इनके नाम पे इंस्टीट्यूट भी खुले और इनके बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी रहे जिन्होंने आगे नाम किया। तो इसलिए इनका भारत की इकोलॉजी में क्या है? बहुत ज़्यादा योगदान है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? भारत में इकोलॉजी का जनक कहा जाता है। ठीक, और अगर हम लोग जेनेटिक की बात करें तो जेनेटिक के फादर की या जनक की तो क्या होगा? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक, जेनेटिक्स में क्या होगा? ग्रेगर जॉन मेंडल। और जबकि जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या? पॉल बर्च। कौन है? पॉल बर्च। जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन है? पॉल बर्च हैं। और जेनेटिक यानी आनुवांशिकी में ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, जिन्होंने 3 लॉ दिए थे, 3 रूल दिए थे। आनुवांशिकी के 3 नियम दिए थे। किसने दिए थे? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। और इकोलॉजी में कौन है? पारिस्थितिकी में कौन है? हमारे रामदेव मिश्रा जी हैं। ठीक, इकोलॉजी में कौन है? रामदेव मिश्रा जी भारत के। और दूसरी बात यह है कि कई बार क्वेश्चन आता है कि टर्म इकोलॉजी किसने दिया?
क्या इकोलॉजी के या पारिस्थितिकी टर्म सबसे पहले किसने दिया, ये किसने प्रतिपादित किया? तो इकोलॉजी टर्म सबसे पहले किसने दिया था? एजी टांसले ने। किसने दिया था? एजी टांसले ने। इकोलॉजी टर्म किसने दिया था? एजी टांसले ने। और इकोलॉजी की डेफिनेशन की बात करें तो इकोलॉजी क्या है? लिविंग बीइंग्स यानी कि जीवित जीव जंतुओं में और उसके आसपास के परिस्थितिकी में जो संबंध होता है उसे ही क्या कहते हैं? हम इकोलॉजी कहते हैं। जीव जंतु या जो भी जीवित जीव हैं उनमें और उनके आसपास के परिस्थितिकी में जो संबंध स्थापित होता है उसे हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी होती है। ये क्या है? इकोलॉजी की डेफिनेशन है। ठीक, तो हमारा तीसरा क्वेश्चन, भारत में रामदेव मिश्रा किसके जनक माने जाते हैं? तो क्या है वह? इकोलॉजी के जनक माने जाते हैं। और जेनेटिक्स की बात करें तो ग्रेगर जॉन मेंडल। और जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें तो कौन होगा? पाउल बर्च होगा। ठीक, और ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या दिया था? 3 अनुवांशिकी के नियम दिए थे। और इकोलॉजी टर्म सबसे पहले किसने दिया था? एजी टांसले ने। किसने दिया था? एजी टांसले ने। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल इनमें से किसमें किया जाता है? ठीक, तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो क्या है? कृषि है। पहला ऑप्शन क्या है? कृषि है। उसके बाद चिकित्सा है। कृषि, चिकित्सा। ठीक, पहला ऑप्शन कृषि है, दूसरा है चिकित्सा और तीसरा क्या है? परजीवी में। किसमें? परजीवी जीवों में। ठीक, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या। इसलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या है कि जो भी जीव जंतु होते हैं उनकी जीन्स को क्या करते हैं? जीन्स में इंटरफेयर करते हैं, जीन्स को कई बार तोड़ते हैं। जीन्स को तोड़ने के बाद उनमें जिन जीन्स की ज़रूरत होती जो भी अच्छे जीन होते हैं, ठीक, उनको इस्तेमाल करते हैं। और जो जीन हमें क्या करते हैं? सेग्रीगेट करना हो या निकालना होता है उन जीन्स को निकाल देते हैं। निकालने के बाद जो अच्छे जीन होते हैं उनको एक जगह पे क्या करते हैं? किसी एक उसमें जोड़ के एक नई वैरायटी तैयार करते हैं। और वो वैरायटी क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा शानदार होती है। अब देखते हैं कि किसमें। तो कृषि की बात करें तो आपने बीटी कॉटन का नाम सुना होगा। ठीक, बीटी कॉटन का नाम। ठीक, चिकित्सा में जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या है? बहुत सारी वैक्सीन्स तैयार की गई हैं और भी क्या कुछ वैक्सीन तैयार करने के इस्तेमाल में आता है। और परजीवी जीवों में जो भी जीव जंतु हम लोगों के लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है। ठीक, उनको वो चाहे परजीवी हो जो भी हो उनमें क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके उन्हें क्या है? और ज़्यादा बेहतर बनाया जाता है। क्या? और ज़्यादा बेहतर बनाया जाता है। तो इसमें कृषि भी होगा, चिकित्सा भी होगा, परजीवी भी होगा, यानी सभी। तो चौथा ऑप्शन हमारा क्या है? ये सभी। ठीक, तो जो आंसर सही होगा वो हमारा कौन सा होगा? ये सभी। क्या होगा? ये सभी। इसमें तीनों ऑप्शन क्या है? सही है, तो हम क्या लगाएंगे? चौथा वाला ऑप्शन।
इसके बाद हम लोगों को 1 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, जिनमें हमें क्या है, सीधा सा जो पूछा गया है वो क्या है बताना है और अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाना है। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है? इंग्लिश में से हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटो सिंथेसिस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। देखिए फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, आप लोगों को पता होगा पहले से या फिर अभी जाने, कि जो गैस मुक्त होती है वो क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, और जो गैस पेड़ आप लेते हैं वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, ऑक्सीजन क्या होगी, मुक्त होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, पौधे इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? पौधे इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अब अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन भी लिख दिया, फिर अगर पूछा है रिएक्शन तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन भी देंगे साथ में। H2O। ठीक, अब इससे क्या बनेगा, C6H12O6 प्लस क्या है, ऑक्सीजन गैस क्या होगी, निकलेगी। क्या निकलेगी? प्लस ऑक्सीजन गैस क्या होगी, निकलेगी। ठीक, तो फोटोसिंथेसिस में कौन सी, ऑक्सीजन मुक्त होगी और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, पेड़ इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और इन्वायरमेंट में यानी पर्यावरण में ऑक्सीजन छोड़ेंगे। ठीक, और अगर रिएक्शन की बात करें तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इस्तेमाल होगा, वाटर इस्तेमाल होगा, जिससे क्या होगा, ये C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक, तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। अगर इतना लिखते हैं 1 नंबर आराम से मिल जाने हैं। अब अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि डीएनए को कौन सा एंजाइम तोड़ता है, डीएनए को कौन सा एंजाइम तोड़ता है। ठीक, डीएनए को कौन सा एंजाइम कौन सा एंजाइम तोड़ता है। ठीक, तो सबसे पहले कि डीएनए को जो तोड़ने का काम है ये हमेशा कहाँ इस्तेमाल होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम होता है। कहाँ? जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम होता है, जिसमें डीएनए के फ्रेगमेंट को, डीएनए क्या है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ते हैं। ठीक, उसके बाद जो अच्छी जीन्स होती हैं उनको निकालने के बाद, ठीक,
अच्छी वाली जीन्स जो होती हैं उनको निकालते हैं और अलग क्या करते हैं, किसी दूसरे डीएनए के साथ उनको जोड़ते हैं, जिससे क्या है एक बेहतर वैरायटी या बेहतर किस्म क्या हो गेन की जा सके। ठीक, तो इसमें जो एंजाइम इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज क्या होती है, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज के इस्तेमाल से क्या है डीएनए को तोड़ते हैं। इसे एक नाम और बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर। क्या, इसे बायोमॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि अगली बार क्वेश्चन आ जाए कि डीएनए को कौन सा मॉलिक्यूल, डीएनए के फ्रेगमेंट को कौन सा मॉलिक्यूल जोड़ता है। तो डीएनए के मॉलिक्यूल को जोड़ता कौन है, दूसरा एंजाइम होता है, उसका नाम क्या है, लाइगेज एंजाइम। क्या है, लाइगेज एंजाइम। ठीक, तो डीएनए को तोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल होगा, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज या मॉलिक्यूलर सीजर को। ठीक, और डीएनए को जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल होगा, लाइगेज का। किसका इस्तेमाल होगा, लाइगेज का। कौन सी एंजाइम, लाइगेज एंजाइम का इस्तेमाल होगा। इसके बाद जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है अगला, ठीक, वो है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए कौन से गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। ठीक, मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए कौन से गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए कौन से गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। ठीक, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। कितने, 46 होते हैं। 46 होते हैं नंबर में, इसमें नंबर में, और ये 23 क्या होते हैं, पेयर होते हैं। और गुणसूत्र हमेशा क्या है, पेयर में। गुणसूत्र की बात करते हैं तो हमेशा किसमें, पेयर में बात करते हैं। और ये कितने तरह के होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के, 2 तरह के होते हैं। पहला ऑटोसोम और दूसरे क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। ठीक, ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम ये कितने होते हैं, 22 पेयर, यानी कि कितने हो गए, 44। ठीक, और ये कितने होते हैं, 23rd वाला पेयर होता है। कौन सा होता है, 23rd वाला पेयर, यानी कि नंबर में कितने, 2 हो गए। कितने हो गए, 2 हो गए। जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसमें, लिंग निर्धारण में। यही क्रोमोसोम क्या है, इसी क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है कि लड़की होगी या लड़का होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक,
अब ये क्रोमोसोम में कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, ठीक। एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम, ठीक। कौन से? एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। अब एक्स क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? फीमेल के लिए, फीमेल के लिए, यानी कि महिला और वाई क्रोमोसोम किसके लिए? मेल के लिए, मेल के लिए, यानी कि पुरुष के लिए, ठीक। तो एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम, कौन से क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होते हैं? नंबर 1 तो क्या लिखेंगे? सेक्स क्रोमोसोम। और सेक्स क्रोमोसोम में कौन से? इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि लीडिक कोशिकाओं का कार्य क्या है? कौन सी कोशिकाएं? लीडिक कोशिकाओं का कार्य क्या है? लीडिक कोशिकाओं का कार्य, ठीक। अब लीडिक कोशिकाएं, सबसे पहली बात कि पाई कहाँ जाती हैं? तो लीडिक कोशिकाएं ह्यूमन की स्क्रोटम टेस्टिस में, कहाँ पर? टेस्टिस में, यानी कि ओवरीज में पाई जाती हैं। इंग्लिश में इसे ऐसे लिखते हैं, लीडिक सेल, ठीक। ये कहाँ पाई जाएंगी? टेस्टिस में। किसके? मेल के टेस्टिस में। किसके? मेल के टेस्टिस में पाई जाएंगी। और मेल की टेस्टिस में कहाँ पाई जाती हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। क्या? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। इन्हें इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं। इंटरस्टिशियल सेल भी क्या? लीडिक कोशिकाओं को क्या? इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं, जो कहाँ पाई जाती हैं? मेल की टेस्टिस में पाई जाती हैं, ठीक। मेल की टेस्टिस के अंदर कहाँ पर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में पाई जाती हैं। इनका काम क्या होता है? एंड्रोजन हार्मोन सिक्रीट करना। क्या? एंड्रोजन हार्मोन सिक्रीट करना। एंड्रोजन हार्मोन एक्चुअली होते क्या है? ये क्या है? मेल हार्मोन है। क्या है? मेल हार्मोन है। और इसमें जो मेन हार्मोन है वो कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा मेन हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन का काम देख लेते हैं। पहले इसको हटाते हैं, ठीक। टेस्टोस्टेरोन, ठीक। ये किससे सिक्रीट किया जाता है?
कहाँ पे निकलता है? मेल्स की टेस्टिस में। कहाँ? मेल्स की टेस्टिस में। और कौन सी कैटेगरी का है? एंड्रोजन का है। ठीक, अब अगर यहाँ पे बात करें इसके काम की, ठीक, तो ये क्या करता है? मेल्स में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, क्या होते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते क्या हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आते हैं हमारी मेल्स में क्या? दाढ़ी मूंछों का आना, ठीक, आर्म पिट में बाल्स का आना, आवाज़ का क्या होना? भारी होना। ये क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी होगी तो दाढ़ी मूंछें क्या होंगे? बहुत ज़्यादा कमी तो नहीं आएंगे, और टेस्टोस्टेरोन कम है तो क्या है? दाढ़ी मूंछें कम होंगे, और ऐसे मेल क्या है? सेक्सुअली कम डेवलप होते हैं। क्या होते हैं? सेक्सुअली कम डेवलप होते हैं। ठीक, आवाज़ का भारी होना, आवाज़ का भारी होना, ठीक, और क्या? आर्मपिट के बाल। इसके अलावा अगला है क्या? बॉडी मसल मास, ठीक, या मस्कुलिन कैरेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मस्कुलिन कैरेक्टर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, बॉडी मसल मास यानी कि टेस्टोस्टेरोन जिसके में जितना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन होगा उसकी बॉडी क्या होगी? उतनी मस्कुलर बॉडी होगी। टेस्टोस्टेरोन की कमी से क्या होगा? बॉडी मस्कुलर नहीं होती। ये हार्मोन फीमेल्स में यानी लेडीज़ में नहीं पाया जाता, ठीक, महिलाओं में नहीं पाया जाता, इसलिए उनकी बॉडी क्या? मस्कुलर नहीं होती। महिलाएं कितनी भी जिम कर लें उनकी बॉडी में वो मस्कुलिन कैरेक्टर नहीं आते, उस तरह से उनकी बॉडी मस्कुलर नहीं होती जितना कि क्या है? मेल्स की होती है या पुरुषों की होती है। उसका रीज़न क्या है? टेस्टोस्टेरोन। आप लोग कभी कभी WWF वगैरह में देखते हैं कि उसमें जो फीमेल फाइटर होती हैं वो काफ़ी मस्कुलर होती हैं, तो वहाँ पर रीज़न ये, उसका रीज़न ये है कि वो क्या है? टेस्टोस्टेरोन का अलग से क्या लेती हैं? इंजेक्शन लेती हैं। क्या लेती हैं? टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन लेती हैं। अब इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं? उनके अंदर जो फीमेल कैरेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? सप्रेस हो जाते हैं। अगर किसी फीमेल में टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन दिया जाए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन दिया जाए, तो उसके जो फीमेल कैरेक्टर हैं वो सप्रेस हो जाएंगी और मेल कैरेक्टर क्या होंगे? डोमिनेंट हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर एंड्रोजन लीडिंग सेल का काम क्या? लीडिंग सेल का काम क्या है? लीडिंग सेल ह्यूमन के इस टेस्टिस में पाई जाती हैं। ठीक, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। कहाँ? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में पाई जाएंगी, जो एंड्रोजन हार्मोन सिक्रीट करती हैं। कौन सी? एंड्रोजन हार्मोन सिक्रीट करेंगी, और एंड्रोजन हार्मोन में कौन सा? टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करेंगी। और टेस्टोस्टेरोन के काम क्या हैं? टेस्टोस्टेरोन के कार्य देखें तो क्या? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट, आवाज़ का भारी होना। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज़ का भारी होना, ठीक, आर्मपिट के बाल आना, ठीक, और बॉडी का मस्कुलर होना, बॉडी का क्या? मस्कुलर होना। ठीक, इसे क्या है? मैस्कुलिन कैरेक्टर भी बोलते हैं। ये सारे किसके के हैं? टेस्टोस्टेरोन की वजह से होंगे। किसके? टेस्टोस्टेरोन की वजह से होंगे। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है जैव विविध
विविधता वाले तप्त स्थल, क्या जैव विविध जैव विविधता तप्त स्थल क्या होते हैं। ठीक, इंग्लिश में से क्या कहते हैं, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, क्या बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट इंग्लिश में बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बायोडायवर्सिटी क्या होता है, फिर हम देखेंगे हॉटस्पॉट क्या होती है। ठीक, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करें तो सबसे पहले बायोडायवर्सिटी डिफाइन करें तो बायोडायवर्सिटी पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऐसे स्थान हैं जहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे और जीव जंतु, यानी जीव जंतु, पेड़ पौधे और जानवर जो भी हैं क्या हैं पाए जाते हों, और वो कई तरह के हों, मतलब कि उनके अंदर क्या हो, डाइवर्सिटी हो। ऐसा नहीं कि किसी एरिया में एक ही तरह के बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाएं तो उसको हम बायोडाइवर्सिटी नहीं कह सकते। वहाँ पर बहुत तरह के पेड़ पौधे पाए जाने चाहिए और बहुत तरह के क्या, कई किस्मों के क्या जानवर भी पाए जाने चाहिए। ऐसे स्थानों को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। अब कोई स्थान है जहाँ पर विविध प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वहाँ पे क्या है, ह्यूमन प्रतिक्रिया के कारण उन पे या उनके रहन सहन पे क्या है, खतरा आने लगा। यानी कि ह्यूमन प्रतिक्रिया में हम बात करें कि किसी जंगल में कोई फैक्ट्री लगना है या किसी जंगल से रोड निकलनी है, रेलवे निकलनी है, तो क्या होगा, उसका इफेक्ट किस पर पड़ेगा, वहाँ पे पाए जाने वाले जीव जंतुओं पर पड़ेगा। और उन जीव जंतुओं पर उसकी वजह से अगर खतरा महसूस हो तो उसे क्या कहेंगे हम, हॉट स्पॉट। उसे किस लिस्ट में डाल देंगे, हॉट स्पॉट में। तब इसे हम क्या कहेंगे, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। यानी कि ऐसे स्थान जहां भारी मात्रा में जैव विविधता पाई जाती हो किंतु मनुष्य के प्रतिक्रिया के कारण उनके रहन सहन पर खतरा हो, क्या उनके रहन सहन पर खतरा हो, ऐसे स्थानों को हम क्या कहेंगे, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कहेंगे। क्या कहेंगे, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कहेंगे। अब अगर हम बात करें कि भारत में कितने बायोडाइवर्सिटी हैं, तो भारत में कितने हैं, 4 बायोडाइवर्सिटी हैं। कितने हैं, 4। वेस्टर्न घाट, ठीक, वेस्टर्न घाट, हिमालयास, इंडो बर्मा रीजन, और एक लास्ट हमारा कौन सा बच्चा है, सुंडालैंड। कौन सा, सुंडालैंड। ये 4 क्या हैं, भारत में पाए जाने वाले बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। कौन सा, वेस्टर्न घाट, हिमालयास और इंडो बर्मा रीजन और सुंडालैंड। भारत में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पाए जाते हैं, 4 पाए जाते हैं। ठीक, इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, इन्होंने कहा कि वाटसन और क्रिक मॉडल का डायग्राम। ठीक, वाटसन क्रिक मॉडल के डायग्राम पूछा गया इसमें। तो वाटसन क्रिक मॉडल का डायग्राम हम लोग देखते हैं।
ठीक। 1953 में दो साइंटिस्ट, एक का नाम था वाटसन और एक का नाम था क्रिक, उन्होंने क्या हुआ, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया। क्या प्रस्तुत किया? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके लिए उन्हें क्या हुआ, नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक। अब इन लोगों ने इसमें क्या बताया, डबल हेलिक्स मॉडल में इन्होंने कहा कि डीएनए जो है हेलिकल स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। किसमें? हेलिकल स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, और क्या है, सीढ़ी की तरह होते हैं, और इसमें एक तरफ ठीक क्या होते हैं, पेयर में पाए जाते हैं, और इसमें एक लाइन ये, इसकी बात करें तो क्या है, 3 से स्टार्ट होगी और कहाँ पे खत्म होगी, ये देखिए, ये से स्टार्ट हुई, ये 5 पे। ठीक। और इसके जस्ट अपोजिट वाला कहाँ से स्टार्ट हुआ, 3 से स्टार्ट होगा, और 3 से स्टार्ट होगा ये, और आके कहाँ पर होगे, 5 पे। यानी कि इन्होंने कहा एक तरफ से जहाँ अगर 5 से स्टार्ट होगा तो इधर क्या होगा, 3 होगा, और यहाँ 5 तो यहाँ 3। ठीक। इसके अलावा इन्होंने कहा कि इसमें बेस पेयर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बेस पेयर पाए जाते हैं। कितने? एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ठीक। और ये क्या है, जैसे सीढ़ी में लेडर्स यानी डंडे लगे होते हैं, उसी तरह ये क्या करते हैं, दोनों तरफ के हेलिक्स को आपस में क्या करते हैं, जोड़े रहते हैं। कौन? बेस पेयर। बेस पेयर दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, जोड़े रहते हैं। और दूसरा इन्होंने ये बताया कि इसके एक ग्रुप्स का, ठीक, एक ग्रुप्स की अगर वो देखें, लेंथ देखें तो क्या है, 3.5 नैनोमीटर, 3.5 नैनोमीटर। और अगर एक पूरे ग्रुप को देखें तो क्या होगा, 34 एंगस्ट्रॉम होगा। कितना? 34 एंगस्ट्रॉम। और इन बेस पेयर की जो यहाँ पे लेडर्स जुड़े होते हैं, उनकी अगर मेजरमेंट करेंगे तो कितना होगा, 20 नैनोमीटर। ठीक। ये जो बेस होते हैं ये आपस में एक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। कौन से बॉन्ड से? हाइड्रोजन बॉन्ड से। किससे? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो इसमें केवल स्ट्रक्चर बोला है और उसका नामकरण करने के लिए बोला है। तो आप सीधा सा ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक, मेजरमेंट लिखेंगे, लिखने के बाद ये जो लेडर्स हैं, सीढ़ी के जो डंडे होते हैं उस तरह के स्ट्रक्चर हैं, उनको क्या है, बेस कहते हैं, बेस लिखेंगे। ये ग्रुप है, इसका ग्रुप लिखेंगे, माइनर ग्रुप। ये क्या है, मेजर ग्रुप। ये ग्रुप बड़ा है तो क्या है, मेजर ग्रुप। ये छोटा है तो क्या है, माइनर ग्रुप। और बॉन्डिंग कौन सी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। बस सीधा सा ऐसा स्ट्रक्चर बना के इसका नामकरण करना है और छोड़ देना है। क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें थ्योरी लिखने के लिए कहा नहीं है, थ्योरी नहीं लिखना, बस इतना लिखना है कि ये मॉडल किसने दिया। ठीक। वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में, और स्ट्रक्चर बना के इसको नामकरण करके छोड़ देंगे। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि किसी एक यौन संचारित रोग का नाम लिखें एवं रोकथाम का वर्णन करें। ठीक। क्या किसी एक यौन संचारित रोग का पूछा है। यौन संचारित रोग का नाम लिखें। ठीक। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड
डिसीज यानी कि STI, क्या STIs, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज यानी कि STIs। अब हम लोग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज यानी यौन संचारी रोग को देखें तो ये प्रायः कितनी 2 तरह के पाए जाते हैं। कितनी तरह के? 2 तरह के पाए जाते हैं। पहला कौन सा? क्योरेबल। क्योरेबल यानी जो ठीक हो सकते हैं। ठीक, और दूसरे कौन से हैं? इनक्योरेबल, ठीक नहीं हो सकते। क्या है? ठीक नहीं हो सकते। ठीक, ऐसी डिसीज़ में अगर हम लोग प्रॉपर दवा करें, ठीक, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट लेते रहें तो क्या है कि वो डिसीज़ डोमिनेंट नहीं हो पाती, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पाती और ज़िंदगी धीरे धीरे क्या है चलती रहती है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? क्यूरेबल डिसीज़। क्या देखेंगे? क्यूरेबल। ठीक, तो हम लोग क्यूरेबल की बात करें तो इसमें पहले आता है सिफिलिस और दूसरा क्या है? पहला क्या है? सिफिलिस। दूसरा क्या है? गोनोरिया। दूसरा कौन सा है? गोनोरिया। उसके बाद हम लोग देखेंगे इनक्योरेबल डिसीज़। इनक्योरेबल डिसीज़ ऐसी डिसीजेज होती हैं जो एक बार ट्रांसमिट हो गई किसी में या एक बार किसी को हो गई तो वो किसी भी तरह के ट्रीटमेंट से दोबारा ठीक नहीं होनी है। हाँ, अगर परमानेंट हम लोग दवा ले रहे हैं, ठीक, परमानेंट मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं और केयर कर रहे हैं तो ज़िंदगी चलती रहती है धीरे धीरे, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वो परमानेंट इरेडिकेट हो जाए या परमानेंट सही हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जो इनक्योरेबल डिसीज़ हैं, सेक्सुअली इनक्योरेबल डिसीज़, 2 देख लेते हैं हम लोग। एक कौन सी है? HIV एड्स और दूसरा HSV हार्पीज सिंप्लेक्स वायरस। कौन सी? हार्पीज सिंप्लेक्स वायरस। ये 2 डिसीज़ हैं जो इनक्योरेबल हैं।